caught in the crossfire. It's caught in the क्लास 12th है, चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिक्स। चैप्टर का जो नाम है वो है अवकलन। मतलब ये है कि आज मैं इस क्लास में अवकलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं उनको सभी को सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद जहाँ तक मेरा आइडिया है आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जितने भी जैसे आपकी 6.1 है, 6.2 है, उसके बाद 6.3, 6.4 हट गई हैं, फिर आइए 6.5। तो मैं ये वादा करता हूँ कि 6.1 और 6.2 तक के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो तो आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। 6.5 के हैं वो इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो मैं शुरू करने वाला हूं अवकलन। चैप्टर नंबर है 6, चैप्टर है 6, नाम है इसका अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि वास्तव में अवकलन क्या होता है। अवकलन होता क्या है? तो अवकलन कि अगर डेफिनेशन पूछे तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि अवकलन जो होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता को कहते हैं। अवकलन का मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसको हम अवकलन बोलते हैं। और स्पर्श रेखा की प्रवणता वास्तव में होती है tan थीटा। आपने क्लास 11th में पढ़ा है। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है उसको बोलते हैं tan थीटा। अवकलन क्या है? देखो, अवकलन का मतलब है परिवर्तन होना। अवकलन का सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब होता है अवकलन का मतलब परिवर्तन होना। किसी भी वस्तु में किसके सापेक्ष, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गुब्बारा है, मैं उसको फूंक मार के उसको फुला रहा हूं, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा कुछ सेकंड के अंतर से वो गुब्बारा फूलता हुआ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब समय के सापेक्ष समय जैसे जैसे बढ़ा गुब्बारे में परिवर्तन हुआ। मतलब ये है अवकलन का सीधा सीधा कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष और किसी वस्तु के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं अवकलन। मैं एग्जाम्पल के अनुसार आपको एक बात समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है मैंने r बराबर दे दिया 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, वृत्त की मैंने त्रिज्या दे दी r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और मैंने कह दिया कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष निकाली है। समय के सापेक्ष निकालिए। मैंने ये बात आपसे कह दी कि आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। मतलब ये है, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं आप समझना, क्षेत्रफल को a से रिप्रेजेंट करते एरिया। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन हो रहा है तो a में हो जाएगा dA परिवर्तन। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समय को t से लिखते हैं तो ये हो जाएगा dt। मतलब जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको हमेशा अंश में लिखते हैं, जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसको हमेशा हर में लिखते हैं।
मतलब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, किसके सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष। तो हमें वास्तव में dA/dt निकालना है। तो मेरे को इतना पता है कि A बराबर, मतलब वृत्त है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर अगर मैं t के सापेक्ष इसका अवकलन करूंगा तो dA/ में हो जाएगा dt, पाई तो कांस्टेंट होता है और r का हो जाएगा r का r स्क्वायर का 2r हो जाएगा dr/dt, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और नहीं दी, जैसे मैं दे देता आपको कि सर dr/dt है, इसकी त्रिज्या परिवर्तित हो रही है, जैसे मैंने कह दिया त्रिज्या परिवर्तित हो रही 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, मैंने कह दिया ये बात। अब मैंने क्वेश्चन बना दिया एक पूरा कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, जब r कितना हो 3 सेंटीमीटर। तो सर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालने के लिए क्षेत्रफल तो चाहिए ही नहीं, चाहिए A बराबर पाई आर स्क्वायर। तो A का समय के सापेक्ष dA/dt, पाई कांस्टेंट होता है, r स्क्वायर में फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n का, x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, तो 2 आ गया 2 में से एक पावर कम हो गई 2r, और r का dr/dt। अब मान रख दो, आप आ गया जैसे dA/dt, पाई तो कांस्टेंट होता है, 2 इंटू r का मान कितना है 3 है, dr/dt कितना है 2 है, तो dA/dt हमें निकालना था। तो देखो 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12 और साथ में है पाई, तो 12 पाई। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समय है वो किस में है, सेकंड में, यहाँ पे देखो सेकंड में था। ऐसे आपको परिवर्तन निकालना पड़ता है, इजी से प्रश्न आपके 6.1 में है ऐसे क्वेश्चंस, 6.1 में है ऐसे क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको एक प्रश्न और दूं, मैंने कह दिया कि आपके पास है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा है आपके पास जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर वो परिवर्तित हो जाता है, चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, लेकिन परिवर्तित हो रहा है। तो हमें आयतन में परिवर्तन की दर चाहिए, आयतन में परिवर्तन की दर हमें चाहिए। कब चाहिए, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो तब, ठीक है। मैंने कहा एक गुब्बारा है, सदैव गोलाकार रहता है और इसकी त्रिज्या में परिवर्तन, इसका त्रिज्या में परिवर्तन का मतलब त्रिज्या r में परिवर्तन का मतलब dr, किसके सापेक्ष, सेकंड दे रखा है तो समय के सापेक्ष, dr/dt जिसका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हमें आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन का मतलब dv, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या समय के सापेक्ष बदल रही है तो आयतन भी समय के सापेक्ष बदलेगा, ये निकालना है। ये कब निकालना है, जब r कितना हो 5 सेंटीमीटर हो तब निकालना है। तो सीधी बात है, dv/dt चाहिए तो v अगर अपने को चाहिए, आयतन तो निकालना पड़ेगा किसका, गुब्बारे का। वो गुब्बारा कैसा है, गोलाकार। तो मेरे को इतना पता है कि जो गोला होता है, गोले का आयतन v बराबर है 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब बताओ t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा तो dv/dt हो जाएगा, 4/3 कांस्टेंट है, पाई ऐसे की ऐसे, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर और r का हो जाएगा dr/dt। अभी आपके पास सारी वैल्यूज हैं, dv/dt आपको निकालना है, 4/3 ऐसे की ऐसे, पाई ऐसे की ऐसे, 3 ऐसे की ऐसे, r स्क्वायर का मतलब
5 का स्क्वायर होता है 25 और dr/dt आपको दे रखा है 3। ठीक है, अभी आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से आया dv/dt बराबर, यहां से देखो 25 75 गुणा में इधर से बचा 4 पाई, दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आए वो आयतन में परिवर्तन की दर आ जाएगा। आयतन है तो सेंटीमीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपके आयतन में परिवर्तन की दर है। ऐसे ही क्वेश्चंस है आपकी बुक में एक्सरसाइज 6.1 के अंतर्गत। मतलब छोटी सी बात है, अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है तो आपको अवकलन बहुत ही अच्छे से आता है कि साहब ये x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1 होता है। ये सारा आपके 5.1 में है, 5.2 5.3 जो भी है उनमें अवकलन है, तो ये तो आपके आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। इसके बाद आपके जैसे ही 6.1 खत्म होती है, 6.2 की शुरुआत होती है, वहां पे आपके दो अवकलन के संबंधित प्रश्न आते हैं। एक तो आता है कि हमें बताइए कि ये जो फलन है, अपने पास कोई फलन दे देगा और हमसे पूछेगा कि बताइए ये फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। हमें वर्धमान और ह्रासमान अवकलन की सहायता से बताना है, उन फलन का अवकलन करना है और फिर हमें बताना है कि जो फलन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। ये हमें बताना पड़ता है एक्सरसाइज 6.2 में। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ अच्छी वाली, आप वीडियो में बने रहिए, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक पूछेगा आपसे 6.2 के अंतर्गत वर्धमान एवं ह्रासमान, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, ये अवकलन का ही एक पार्ट है। अब आप थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करना, आप समझ जाओगे। मैंने डायग्राम लिया एक इस प्रकार का, एक तो ये लिया, एक डायग्राम ये लिया, एक डायग्राम ये लिया, यहां पे एक इधर ले लेता हूं। ठीक है, 4 मैंने लिया। आपको पता है ये x एक्स होती है, ये y एक्स होती है, ये x ये y। रफ डायग्राम बना रहा हूं x y, ठीक है। ये मैंने 4 डायग्राम ले लिए, इनमें अलग अलग मैं बना रहा हूं। जैसे इसमें बना दिया मैंने इस प्रकार से, इसमें बना दिया मैंने ऐसे, इसमें बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये 4 डायग्राम मैंने बना दिए। मैंने पूछ लिया आपसे वर्धमान फलन ह्रासमान फलन कौन से हैं, तो बेटा एक तो होता है वर्धमान और एक होता है निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, दोनों में डिफरेंस है। एक होता है ह्रासमान, एक होता है निरंतर ह्रासमान, ठीक है। अभी आप समझना, सपोज करो थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं जिसका नाम दे रहा हूं x1। यहां पे पॉइंट लिया तो यहां पे लाइन बनेगी, यहां पे मेरे को y पे एक पॉइंट प्राप्त होगा, y बराबर f(x1) ले लेता हूं, इसको पॉइंट को मैं कोई भी नाम दे देता हूं। अब मैंने x2 पॉइंट लिया इधर, तो पॉइंट प्राप्त होगा मेरे को दूसरा y पे, यहां पे मान लो f(x2) पॉइंट है ये, ठीक है। ऐसे इसमें देखो एक बार, मैंने एक पॉइंट लिया यहां पे, तो मेरे को पॉइंट प्राप्त होगा, ये x1 है तो यहां पे मिलेगा f(x1). फिर पॉइंट लिया मैंने यहां पे x2, तो मेरे को यहां पे प्राप्त होगा f(x2), ठीक है। ये तो सिंपल सा है। अब एक बात बताना मेरे को,
यहाँ पे मैं x1 से x2 की तरफ गया, x1 से x2 की तरफ गया, मतलब x का मान ये 0 होता है। मैंने x का मान बढ़ाया, x1 से x2 की तरफ जाने का मतलब यहाँ पे x का मान बढ़ा तो यहाँ पे भी देखो y का मान भी बढ़ जाएगा, x1 से x2 पे चला गया। मतलब ये है कि x का मान बढ़ा तो यहाँ पे y का मान भी बढ़ा। यहाँ पे देखो x का मान तो बढ़ाया मैंने, लेकिन x1 पॉइंट यहाँ पे था ऊपर, x2 का पॉइंट आ गया नीचे, मतलब y का मान डिक्रीज हुआ है। मतलब x का मान बढ़ा है तो y का मान घटा है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर x का मान बढ़ जाए y का मान भी बढ़ जाए तो फलन होगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। यहां पे फलन होगा निरंतर ह्रासमान। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका क्या है, देखो अब यहां पे देखो आप कि सर जब भी निरंतर वर्धमान आएगा, जब भी निरंतर वर्धमान आएगा तो जो अवकलन जो होगा हमारे पास, अवकलन जो भी कोई भी फलन है, जैसे फलन हो गया f(x), कोई भी फलन है f(x), तो इसका अवकलन अगर हम करेंगे f'(x) अगर निकालेंगे वो हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 0 से। और जब भी ह्रासमान फलन आएगा तो जो f'(x) होगा वो हमेशा छोटा रहेगा 0 से, हमेशा छोटा रहेगा किससे, 0 से। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ग्राफ तो देगा नहीं कि हमें ऐसे पॉइंट लेके हम बता सके कि ये वर्धमान है या ये ह्रासमान है। हमें तो अवकलन के माध्यम से, क्योंकि चैप्टर हमारे पास अवकलन है, तो अवकलन के माध्यम से हमें ये बताना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो वर्धमान के लिए f'(x) जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 के, और निरंतर ह्रासमान के लिए f'(x) होगा वो लेस देन होगा 0 के। ये आपके वर्धमान और ह्रासमान की बात हुई। अब बीच में कुछ ऐसा भी बच गया है, बीच में ऐसा बच गया है तो साहब ये बढ़ रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, तो मेरे को पता चल गया f'(x) तो बड़ा रहेगा 0 से। यहां पे भी बढ़ रहा है तो f'(x) तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। इसमें देखो आप यहां पे घट रहा है तो f'(x) है वो छोटा रहेगा 0 से, यहां पे भी घट रहा है तो f'(x) रहेगा छोटा 0 से। बात रही है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक ना तो बड़ा है ना घटा है, मतलब सीधा है, ऐसे सीधा है। इसका मतलब यहाँ पे स्पर्शरेखा की प्रवणता तो 0 है, tan थीटा तो 0 है, तो f(x) भी 0 ही आएगा। मतलब f'(x) यहाँ पे रहेगा कितना, 0। और यहाँ पे भी नहीं बढ़ रहा ना घट रहा है, तो यहाँ पे भी f'(x) रहेगा 0। मतलब सीधी बात ये है, ये अगर f'(x) बड़ा है 0 से, साथ में बराबर है 0 के, तो फलन होगा सिर्फ और सिर्फ वर्धमान, सिर्फ और सिर्फ वर्धमान। और अगर f'(x) छोटा है 0 से, साथ में बराबर भी है 0 के, तो फलन होगा सिर्फ और सिर्फ ह्रासमान। ये सिस्टम है। मतलब है अगर f'(x) 0 से सिर्फ बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो फलन होगा निरंतर वर्धमान। अगर f'(x) 0 से बड़ा तो है लेकिन साथ में 0 भी है, तो फलन होगा सिर्फ वर्धमान। अगर f'(x) है 0 से छोटा है, 0 नहीं है, 0 से छोटा है, तो फलन होगा ह्रासमान, वो भी निरंतर। और यहाँ पे f'(x) अगर 0 है और साथ में 0 से छोटा भी हो सकता है, तो फलन होगा ह्रासमान। ये आपके वर्धमान और ह्रासमान है। थोड़े से इसके क्वेश्चंस भी आपके कल की क्लास में हो जाएंगे। और ठीक है, धन्यवाद।